अच्छा जी, बिल्कुल सेम एज इट इज जो डेफिनेशन थी ऑफ acute inflammation वही होगी chronic inflammation की, but there will be a slight difference, and what will be that difference? ये prolonged effect होता है and किस तरह स्टिमुलेट होता है। मैंने सब चीजें ये जो फर्स्ट क्लास ली थी मैंने उसमें बताया था कि वैस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द कनेक्टिव, इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द वैस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बट जब हम क्रॉनिक की बात करेंगे और जब अक्यूट की बात करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, acute में we'll say it's a rapid and transient response, and chronic में we'll say it's a gradual response that lasts longer. Okay, so definition बिल्कुल सेम है chronic inflammation की, but chronic inflammation में ना 4 events होते हैं. Okay, we studied the events of acute inflammation जिसमें we had vascular events and cellular events जो proper inflammation के events होते हैं, right? इसी तरह chronic inflammation के जो events होंगे, these events includes 3 things. The first thing is inflammation. बिल्कुल जिस तरीके से acute inflammation हो रही होगी same as it is inflammation हो रही होगी chronic inflammation में, means आपके पास vascular events भी होंगे, you'll have cellular events as well, except for one difference, and that is acute inflammation में कौन infiltrate करता था, concentrate करता था extravascular fluid को, कौन सा leukocyte, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते थे, एंड शायद मैक्रोफेजेस भी आ जाए, बट इसमें विल हैव मोनोन्यूक्लियर सेल्स. मोनोन्यूक्लियर सेल्स मींस ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस विल बी मोर इन नंबर, ठीक है, कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स. ओके, second thing that happens in chronic inflammation is tissue injury, which is also known as collateral damage, because यहाँ पे जो चीजें बहुत aggressively काम कर रही होती है ना, they don't see surrounding में और कौन से cells हैं, भाई surrounding में अपने cells हैं हमारे, but मीडिएटर्स तो अफेक्ट करते हैं, हर चीज को अफेक्ट करेंगे, टॉक्सिक अफेक्ट जो होगा वो पूरे सराउंडिंग के एरिया में होगा, तो कोलेटरल डैमेज भी होता है. बट और हमने ये बात की है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो रही है, तो डोंट यू थिंक अगर फॉर एग्जांपल आपकी किडनी में कोई मसला गया, वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, डोंट यू थिंक अगर प्रोलॉन्ग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती रही, टिश्यू इंजरी होती रही, तो जो हार्मोन्स किडनी प्रोड्यूस करता है, जो फंक्शन किडनी करता है, दैट विल इम्पेयर, वो नहीं कर पाएगा ठीक से. वी डोंट वांट दैट, बिकॉज बॉडी पे सही से दिस फंक्शन नहीं कर पाएगी, राइट? तो व्हाट हैपेंस, बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, जैसे जैसे इंजरी हो रही होती है वो क्या करती है, इस इंजरी को यू कैन से अकोमोडेट करने के लिए टिश्यू रिपेयर भी करना शुरू कर देती है. तो व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? विल हैव इन्फ्लेमेशन जो कि एक्यूट में भी हो रही थी, प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन का, एक्सेप्ट फॉर ल्यूकोसाइट्स कौन से होंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगे, मींस lymphocytes and macrophages concentrate करेंगे, ठीक है. Secondly, you'll have tissue injury and you have tissue repair. These are the 3 morphological features of chronic inflammation. अब बात आती है कि भाई chronic inflammation हो क्यों रही है, होने की रीजन क्या है? कोई इन्फेक्शन जा ही नहीं रहा, persistent infection है, that will cause chronic inflammation. कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, आपकी बॉडी उन पार्टिकल्स पे रिएक्ट कर रही है जो कि नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, दैट आर नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग योर बॉडी, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है. अगर किसी टॉक्सिक एजेंट के साथ, चाहे वो एक्सोजेनस हो एंडोजेनस हो, आपका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. ओके, सो व्हाट आर द रीजंस अक्यूट, वेट, पहले व्हाट आर द रीजंस ये कर लेते हैं. यस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रीजंस क्या है? परसिस्टेंट इन्फेक्शन है जो कि जा ही नहीं रहा, अक्यूट भी करके देख लिया, इट्स नॉट इरेडिकेटिंग. सेकेंड है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. ओके, ये कब होता है? इसकी कुछ एग्जांपल्स मेंशन थी जिसमें देयर वाज इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, ओके, एंड देयर वर इफ इट इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस भी कहते हैं, तब भी हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज हो सकते हैं, ठीक है. अच्छा, प्रोलॉन्ग, और तीसरी क्या वजह थी? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स. इसमें ना 2 तरह के एजेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडोजेनस एजेंट. एंडोजेनस जो आपके बॉडी के अंदर ही आप अपनी बॉडी के अंदर से एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है. एंड एक्सोजेनस मतलब जो कि बॉडी के बाहर से आ रहा हो, एंड योर बॉडी इज एक्सपोज टू दिस, ठीक है. तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स याद कर लो. एक्सोजेनस में जो लोग, the people, the workers who work in factories जहाँ पे उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन से या सिलिका से, ठीक है, प्रोडक्ट्स में होता है, या मैन्युफैक्चर जब आप कर रहे होते हैं तो उसके बीच में वो यूज हो रहा होता है. ओके, सो इससे क्या होता है? द डिजीज दैट इज कॉज्ड इज सिलिकोसिस, ठीक है, लंग डिजीज है ये. एंड एंडोजेनस के लिए याद रख लो, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, चाहे आपकी डाइट हो या आपकी लाइफस्टाइल हो, एनीथिंग, ठीक है, तो क्या होता है?
sclerosis. Okay, so prolonged exposure to toxic agents, कौन से agents हो सकते हैं? एंडोजेनस हो सकते हैं या एक्सोजेनस हो सकते हैं. एंडोजेनस में एग्जांपल दिए कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. एंड एक्सोजेनस में किसका एक्सपोजर हो रहा है? सिलिका, व्हिच विल कॉज अ लंग डिजीज दैट इज नोन एज सिलिकोसिस. ओके, अच्छा जी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस तरह स्टार्ट होता है? ठीक है, या अक्यूट इन्फ्लेमेशन जब हो रहा था तो क्रॉनिक क्यों स्टार्ट हो गया? ठीक, व्हाट हैपेंस जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो योर बॉडी ट्राइज टू अकोमोडेट, लाइक कोई ना कोई आउटकम आया होगा ना अक्यूट इन्फ्लेमेशन का. तो 4 आउटकम्स आते हैं. ठीक है, 4 आउटकम्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज कि भाई अक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से जो भी माइक्रोब आया था, फॉरेन बॉडी आई थी, वो एराडिकेट हो गई, अब हीलिंग हो जाएगी. ठीक है, सेकंड है कि भाई हीलिंग नहीं हो पा रही, फॉरेन बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू अ वॉलिंग ऑफ इफेक्ट. तो कहेगा कि चलो मैं मार नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट इसको कंटेन करके तो रख सकता हूँ ना. तो व्हाट हैपेंस? एब्सिस, वॉलिंग ऑफ अ फॉरेन एंटीजन या बॉडी बाय फिब्रोसिस. ये हम टिश्यू रिपेयर पढ़ रहे होंगे. ओके, तो फिब्रोसिस के थ्रू एब्सिस होती है, वॉलिंग ऑफ द फॉरेन एंटीबॉडी या एंटीजन, नॉट एंटीबॉडी, बॉडी और एंटीजन. ओके, थर्ड थिंग दैट विल हैपन विद अक्यूट इन्फ्लेमेशन, कहेगा भाई लेट अक्यूट बॉडी कहेगी अक्यूट इन्फ्लेमेशन होने दो, हो सकता है अक्यूट इन्फ्लेमेशन से ही खत्म हो जाए. या चौथी, जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, खत्म हो के नहीं दे रहा, तो व्हाट विल हैपन? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. ठीक है, एंड दीज आर द रीजन जिनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. ओके, लेट्स मूव ऑन. जिस तरह हमने acute inflammation के mediators पढ़े थे, similarly we'll have to learn about the mediators of chronic inflammation. Please go through the mediators of acute inflammation as well, because जो mediators acute inflammation के हैं वो obviously chronic में भी included हैं. ठीक है, ये mediators specifically chronic inflammation के हैं. कौन से mediators हैं? These are actually all cells. Okay, the first one is macrophages. These are the most important mediators of acute inflammation. सबसे important are macrophages. Okay, उसके बाद we have lymphocytes. लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के बीच में जो है ना एक फीडबैक लूप मेंटेन होता है. ओके, कि मैक्रोफेज जो है वो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और लिम्फोसाइट्स अगेन मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा. ये फीडबैक लूप हम अभी पढ़ेंगे. देन वी हैव eosinophils, we have mast cells and we have neutrophils. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द ल्यूकोसाइट्स आर मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ये किस तरह मीडिएटर्स हैं? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, दैट इज मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दीज आर प्रोफेशनल फैगोसाइट्स. ठीक है, प्रोफेशनल फैगोसाइट्स हैं एंड डोमिनेंट सेल्स होते हैं इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. Okay? These are the dominant cells in chronic inflammation. ये क्या करते हैं? ये दो चीजें secrete करते हैं. पहली चीज होती है growth factor and the second one is cytokines. Growth factor, cytokines मिलकर क्या करेंगे? माइक्रोब को खत्म करेंगे, दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करवाएंगे, कीमोटैक्सिस करवाएंगे, ये सारी चीजें. ओके, इन्फ्लेमेशन को enhance कर रहे हैं सिंपली. ओके, लेट्स मूव ऑन. मैक्रोफेजेस किस तरह डेवलप होते हैं ये फिजियोलॉजी में भी है, पैथोलॉजी में भी है, लेकिन फिजियोलॉजी में मोर डिटेल है. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज दैट बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स जाते हैं सर्कुलेशन में, वहां मैक्सिमम 1 to 2 days रहते हैं, एंड देन दे मूव ऑन टू a specific tissue जहाँ पे they settle down and they mature into macrophages. ओके, बोन अच्छा, वन मोर थिंग, सिर्फ ये नहीं कि जो मैक्रोफेजेस हैं जिनके प्रीकर्सर सेल्स बोन मैरो में होते हैं. नो, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका यॉर्क सैक होता है या एम्ब्रियोनिक लिवर होता है, उसमें भी जो है मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट के प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं. ठीक है, तो आपके बोन मैरो में भी होते हैं, यॉर्क सैक या एम्ब्रियोनिक लिवर में भी आपके मोनोसाइट्स होते हैं, प्रोजेनेटर सेल्स ऑफ मोनोसाइट्स होते हैं. ओके, एंड कौन से स्पेसिफिकली होते हैं? कफ्पर सेल्स होते हैं, एनुलर मैक्रोफेजेस एंड माइक्रोग्लिया सेल्स कहाँ से आते हैं आपके पास? लिवर या यॉर्क सैक के प्रोजेनेटर सेल्स आते हैं. ओके, लिवर में होगा तो कफ्पर सेल्स बोलेंगे उसको. एल्वुलर मैक्रोफेजेस कब बोलेंगे? व्हेन द मोनोसाइट्स विल गो एंड सेटल डाउन इन लंग्स. माइक्रोग्लिया कब बोलेंगे? व्हेन द मोनोसाइट्स विल गो एंड सेटल डाउन इन ब्रेन. एंड व्हाट एल्स? दैट्स इट. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं.
ओके, रोल क्या है मैक्रोफेजेस का? द वेल नोन रोल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये बहुत अच्छे से मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में समझा दिया था, ठीक है। दूसरा चीज, ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से दूसरी चीजें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज या चीजें मीडिएट होती हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि ये इकोसोनोइड्स, जिनको हम क्या बोल रहे थे, एराकिडोनिक मेटाबोलाइट, जिसकी वजह से दो चीजें प्रोड्यूस होती याद है ना, दो पाथवे थे, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, लिपोऑक्सीजनेस पाथवे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ल्यूकोट्राइन, सब पढ़ाया था मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ओके। एक दफा रिवाइज कर लेना या वो वीडियो देख लेना या नोट्स देख लेना, ओके। तो ये तीनों चीजें जो है वो कर रहा होता है मैक्रोफेज। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, नथिंग न्यू, चलिए हम। अच्छा, मैक्रोफेजेस के ना दो पाथवेज हैं, उसके मेच्योरेशन के दो पाथवेज हैं, ओके। अगेन, मैक्रोफेजेस के डेवलपमेंट के या मेच्योरेशन के देयर आर टू phases. The first one is classically activated macrophage, जिसको हम M1 कहते हैं, and the second one is alternatively activated macrophage, जिसको हम M2 कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट दो पाथवेज के थ्रू मैक्रोफेज या मेच्योर्ड मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो सकता है। कौन से पाथवेज हैं? क्लासिकल एंड ऑल्टरनेटिव, M1 एंड M2, ठीक है। अगर स्टिमुलस मोनोसाइट पे आया, किसका? माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स का, या टोल लाइक रिसेप्टर्स के लाइगेंड्स का, या इंटरफेरॉन गैमा का, तो M1 पाथवे स्टिमुलेट होगा, ठीक है। M1 पाथवे को कौन स्टिमुलेट करता है? माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, टोल लाइक रिसेप्टर्स, या इंटरफेरॉन गैमा। इंटरफेरॉन गैमा, ये तीन चीजें क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करती हैं। लेकिन अगर इंटरल्यूकिन 13 एंड 4 हुआ तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा? ऑल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होगा। ये याद रखने की चीज है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, क्लासिकल पाथवे किस तरह एक्टिवेट होता है? माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से, टोल लाइक रिसेप्टर्स की वजह से, इंटरफेरॉन गैमा की वजह से। एंड M2 पाथवे कैसे होगा? इंटरल्यूकॉन 13 या 4 की वजह से इट विल गेट एक्टिवेटेड, ओके। लेट्स लुक एट दिस। अगर M1 एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा? ये मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय करेगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा, ठीक है। ये करवाएगा इन्फ्लेमेशन, इसके डिफरेंट तरीके से, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को छोड़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, लाइसोमल एंजाइम्स, मतलब कि बस इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं फॉरेन बॉडीज को या माइक्रोब्स को, ये क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन, फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके। और सेकंड, ये क्या चीज करवाता है? इंटरल्यूकिन 1, TNF, ये दो तो याद हो जाने चाहिए, बाकी याद होना, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 और TNF रिलीज करवाएगा, जो कि जाके इन्फ्लेमेशन को और एनहांस कर देगा, ठीक है। ये क्लासिकल पाथवे था। ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, ओके। क्लासिकल पाथवे इन्फ्लेमेशन करवाता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे इन्फ्लेमेशन को रोकता है। ऑलराइट, सो M2 पाथवे से ये दोनों भी पता है हमें। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन देता है? इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा, ओके। तो ये चीजें याद रखनी है। वैसे ये भी आप लोगों को पहले से पता था, ये भी पहले से पता था, बस एक न्यू चीज पता चल गई कि दो तरीकों से मेच्योर होगा, एक इन्फ्लेमेशन करवाएगा, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मेडिएटर, दैट इज लिम्फोसाइट्स, ओके। अच्छा, एक चीज, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब आपके बन जाते हैं वेरिएटर को, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो क्या करेंगे? एक चीज समझना है यहाँ पे, वैसे तो पता है ऑलरेडी, बट मैंने बताया था कि मैक्रोफेजेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हम उसको कहते हैं MHC2 रिसेप्टर, याद है। और TH हेल्पर सेल्स को हम CD4 पॉजिटिव सेल्स भी कहते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो क्या होगा? इसकी वजह से ये कीमोकाइन रिलीज करेगा, एंड दैट विल, व्हाट विल हैपन? सारे सेल्स, सारे ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग T लिम्फोसाइट्स, okay? This is also a T lymphocytes, but cytotoxic T cells सब जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कैन यू सी कि मैक्रोफेज T lymphocyte को कैसे एक्टिवेट कर रहा है? MHC2 एंड CD4 पॉजिटिव प्रोटीन की वजह से, ओके। मैक्रोफेज कैसे एक्टिवेट कर रहा है? MHC2 एंड CD4 पॉजिटिव प्रोटीन की वजह से एक्टिवेट कर रहा है। मैंने कहा था ना, फीडबैक लूप बनेगा। अब मैक्रोफेज ने तो एक्टिवेट कर दिया, लिम्फोसाइट जब पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि लिम्फोसाइट कैसे मैक्रोफेज को अगेन एक्टिवेट कर। अच्छा, लिम्फोसाइट्स में जो है आपने सबसे पहले पढ़ना है हेल्पर टी सेल्स के बारे में, क्योंकि मैक्रोफेज किसको कर रहा था? क्या बोला था मैंने? मैक्रोफेज किसको कर रहा है एक्टिवेट? TH हेल्पर सेल्स, जो कि CD4+ T लिम्फोसाइट है, इनको करेगा। उसके बाद ये सारी चीजों को, ये सारे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। TH सेल्स के ना 3 टाइप्स हैं, एंड यू हैव टू नो ऑल 3 ऑफ देम, ओके। कौन कौन से सेल्स है TH? ओके, TH सेल्स के तीन है टाइप्स, TH1, TH2 एंड TH17, ओके। TH1, TH2, TH17 तीनों क्या करते हैं? साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, ओके। लेकिन इनके सेपरेट फंक्शंस पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट TH1। याद है हम कह रहे थे ऊपर क्लासिकल पाथवे में कि M1 पाथवे इंटरफेरॉन गैमा
से जो है वो एक्टिवेट होता है, कह रहे थे ना। तो इंटरफेरॉन गैमा कहाँ से आया? TH1 लिम्फोसाइट्स इंटरफेरॉन गैमा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होगी क्लासिकल पाथवे के थ्रू। तो कैन यू सी कि मैक्रोफेज टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है TH1 जो कि अगेन इंटरफेरॉन गैमा को रिलीज करवा रही है, व्हिच इज अगेन एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेस थ्रू क्लासिकल पाथवे। वाओ, फीडबैक लूप मेंटेन हो गया। But there is more. Let's see. Second type is TH2 helper cells. ठीक है, वो क्या करवाते हैं? इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 को रिलीज करवाते हैं। और इंटरल्यूकिन 3, दिस इज नॉट 13 बाय द वे, यस दिस इज 3। ठीक है, 3, 4, 5 किसको एक्टिवेट करेगा अगेन आकर? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा आकर अगेन। ओके, M2 मैक्रोफेजेस को, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वापसी टी लिम्फोसाइट्स ने मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया? यस। ठीक है, तो TH1 ने इंटरफेरॉन गामा रिलीज किया, जिसकी वजह से क्लासिकल पाथवे के थ्रू मैक्रोफेज की एक्टिवेशन हुई। TH2 ने इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5 रिलीज किया, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू मैक्रोफेज की एक्टिवेशन हो गई। इसके अलावा जो है ना, इंटरल्यूकिन 5 है, वो इजिनोफिल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखनी, इजिनोफिल्स कब एक्टिवेट होते हैं? मोस्टली जब कोई पैरासाइट आपकी बॉडी में आके पैरासाइटिक इन्फेक्शन कर दे, तब इजिनोफिल्स आपके ब्लड काउंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तब इजिनोफिल्स आपके बढ़ जाएंगे। ओके, पैरासिटिक इन्फेक्शन या एलर्जीज में इजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। द थर्ड टाइप इज TH17, जो कि इंटरल्यूकिन 17 को ही एक्टिवेट करता है या रिलीज करता है। और इंटरल्यूकिन 17 और साइटोकाइन यही क्या करते हैं? कीमोकाइन करवाते हैं, कीमोटेक्सिस करवाते हैं। कीमोकाइंस क्या होता है? जो कीमोटेक्सिस करवाते हैं, ल्यूकोसाइट्स को एट द साइट ऑफ इंजरी लेकर आते हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स है चाहे वो मोनोसाइट्स है। ओके, सो let's look at it once again. Let's just revise. What's happening? मैक्रोफेजेस ने अपने MHC2 रिसेप्टर्स की वजह से किसको एक्टिवेट किया? They activated TH helper cells. TH helper cells की तीन टाइप्स हैं, TH1, TH2, TH17। TH1 ने इंटरफेरॉन गामा को रिलीज किया, जिसने मैक्रोफेज को एक्टिवेट करवाया क्लासिकल पाथवे के थ्रू। TH2 ने इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5 को रिलीज करवाया, व्हिच अगेन एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस थ्रू ऑल्टरनेटिव पाथवे, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस करवाता है। एंड इट आल्सो इंड्यूस्ड इजिनोफिल्स, जो कि पैरासिटिक एंड एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। TH17 ने इंटरल्यूकिन 17 एंड साइटोकाइंस रिलीज करवाए, जिसकी वजह से कीमोकाइंस रिलीज हुए, जो कि कीमोटेक्सिस करवाते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स की। दिस वाज आवर सेकंड मीडिएटर। द फर्स्ट मीडिएटर वाज मैक्रोफेज, जिसमें हमने दो पाथवेज पढ़े, क्लासिकल एंड ऑल्टरनेटिव, एंड द सेकंड वाज लिम्फोसाइट्स। अच्छा, वन मोर थिंग। अच्छा, ये फीडबैक लूप देख लेते हैं, अभी बताया था। मैक्रोफेजेस ने क्या किया? मैक्रोफेज क्लासिकल पाथवे के थ्रू एक्टिवेट हुए और इन्फ्लेमेशन करवाई उन्होंने। किन किन मीडिएटर्स के थ्रू? टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड डिफरेंट कीमोकाइंस के थ्रू उन्होंने इन्फ्लेमेशन करवाई। ठीक है, अभी तक वैसे लेट्स आगे चलते। अब क्या होगा? यही एक्टिवेटेड मैक्रोफेज CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे, प्रेजेंस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, टू टी सेल्स। ठीक है, व्हाट विल हैपन देन? ये टी सेल्स फर्दर किसको एक्टिवेट करेंगे? TH1 को, TH17 को, TH2 को, राइट? And these will again, what will happen? They will again activate macrophages. Okay, for example this is TH2 जो अभी हमने पढ़ा था, इंटरफेरॉन गामा रिलीज करके अगेन मैक्रोफेज को करवाएगा, राइट? TH17 क्या करेगा? इंटरल्यूकिन 17 रिलीज करवाएगा, जो कि और मोनोसाइट्स को या न्यूट्रोफिल्स को एट द साइट ऑफ इंफेक्शन आएगा, राइट? So this is the feedback loop that is being maintained during inflammation. Which inflammation? Chronic inflammation. All right, let's move on. एक चीज अगेन, बी लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट हमें इनका रोल अभी तक नहीं पता कि इनका रोल क्या है। बी लिम्फोसाइट्स भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के एरिया में पाए गए हैं, बट वी डू नॉट नो देयर रोल और देयर सिग्निफिकेंस। ओके, अच्छा, लिम्फोसाइट्स जब बहुत ज्यादा एक जगह पे प्रेजेंट हो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक जगह प्रेजेंट हो, प्लाज्मा सेल्स बहुत सारी जैसे एक्यूमुलेट होते हैं ना, तो ये एक्यूमुलेट होकर क्लस्टर बनाते हैं। उस क्लस्टर को हम कहते हैं टर्शियरी लिम्फोइड organ. Okay, so lymphocytes, plasma cells and antigen presenting cells accumulate होकर cluster बनाते हैं, उस cluster को हम कहते हैं tertiary lymphoid organs. Okay, let's come to our next mediator, that is eosinophils. मैंने already बता दिया था, parasitic infections जब होते हैं तो eosinophilia हो जाता है, eosinophils बढ़ जाते हैं, या hypersensitive reactions जो कि IgE antibody की वजह से एक्टिवेट होते हैं, उसकी hypersensitive reaction autoimmune disease भी आ जाती है, allergic reactions भी आ जाते हैं। ओके, तो eosinophils आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा, eosinophils में छोटी सी चीज याद रखनी है, क्या? फॉर एग्जांपल दिस इज योर eosinophil। तो eosinophil में जो काम की चीज है ना, एक ग्रैन्यूल होता है, ठीक है, उस ग्रैन्यूल में होता है मेजर बेसिक प्रोटीन, ये याद रखना है।
ठीक है, उस ग्रैन्यूल में क्या होता है, मेजर बेसिक प्रोटीन। ये मेजर बेसिक प्रोटीन एक हाईली कैटायनिक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि जाके क्या करता है, इन्फेक्शंस को या पैरासिटिक इन्फेक्शंस को क्या करेगा, किल करेगा, उसकी लिसिस करेगा। एक बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस इसमें देखी गई हेलमिंथिस के अटैक में। हेलमिंथिस इज एक्चुअली अ पैरासिटिक वर्म, ठीक है, जो कि अगर आपकी बॉडी पे अटैक कर दे तो वो पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमने देखा कि इजिनोफिल्स वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है इस तरह के इन्फेक्शन को। ओके, तो इजिनोफिल्स में बस यही चीज याद रखनी है कि क्या कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, दैट कंटेन्स मेजर बेसिक प्रोटीन व्हिच आर हाईली कैटायनिक फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ओके, major basic protein, major basic protein. Let's move on to our fourth mediator, that is mast cells. Mast cells acute inflammation में भी होता है और chronic inflammation में भी होता है. Okay, you'll find it in both the inflammations. Mast cells में क्या बात याद रखनी है? For example, this is your mast cells. ठीक है, mast cell will actually have a receptor. This is the receptor for mast cells. जिससे आके antibody IgE bind करेगी. Okay, and this portion of antibody is known as FC portion. Okay, which antibody is this, IgE. तो मास्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर आके IgE एंटीबॉडी बाइंड करती है. वंस इट बाइंड्स, कुछ मीडिएटर्स रिलीज होते हैं मास्ट सेल से, जो कि अगेन क्या करवाते हैं, हिस्टामिन रिलीज करवाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करवाएंगे. मास्ट सेल्स अगेन किसमें आ गया, मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. ठीक है, पढ़ाया था. लेट्स मूव ऑन. और एलर्जिक, इससे मास्ट सेल से भी एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होते हैं और इजिनोफिल से भी. ठीक है, एंड दीज एलर्जिक रिएक्शंस जब बहुत एक्सट्रीम होते हैं तो एनाफिलैक्टिक शॉक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, let's move on. Our fifth and the last mediator, that is neutrophil. Again ये भी acute and chronic दोनों में present होते हैं. ठीक है, इस neutrophil के बारे में आपको हर एक चीज पता है. acute inflammation में हमने almost सारा neutrophil ही पढ़ा था. ठीक है, किस तरह killing होती है, respiratory oxidative burst, nets and lysosomal action सब पढ़ा था हमने. ठीक है, तो इसको इसकी दो बातें याद रख लो कि जब ऑस्ट्रोमाइलाइटिस होता है, इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, उसमें भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें जो है वो न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, और स्मोकिंग की वजह से जो क्रॉनिक डैमेज आता है लंग्स में, उसमें भी न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी हमने बहुत बहुत ज्यादा नोट डाउन की है. ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर फॉर न्यूट्रोफिल्स. दैट्स ऑल फॉर मीडिएटर्स.